मुझे बता दो क्या आप लोगों को मेरी प्रॉपर वॉइस आ रही है? कैन एवरीबडी हियर मी प्रॉपरली? कैन एवरीबडी सी मी प्रॉपरली? सो दैट हम आज का डिस्कशन फाइनली स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए, मेरी प्रॉपर वॉइस सब लोगों को आ रही है या नहीं आ रही है? यस, वेरी नाइस। सो अब हम लोग चालू करते हैं आज का डिस्कशन। और मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा लास्ट डिस्कशन था उसमें हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था कि साहब हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो हमने कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट से हमारा डिस्कशन फाइनली स्टार्ट किया है। और ये सब्जेक्ट 100 नंबर का है। और हम इसमें 3 चीज़ें कवर करेंगे: क्लास नोट्स, मॉड्यूल एंड पास्ट एग्जाम। मैंने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में ये बताया था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कॉस्ट, और कॉस्ट क्या है उसको समझाने के लिए मैंने आपको एक एलवी का एग्जाम्पल लिया था और बताया था कि कॉस्ट को अगर आप सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट पे ही इमेजिन कर रहे हैं कि कॉस्ट मतलब बनाने की कॉस्ट, तो यू आर रॉन्ग। because now the cost doesn't only mean that it's a manufacturing cost, it can be manufacturing cost, it may be selling, advertisement, marketing, research, quality control and a lot of different types of cost. तो cost को सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट मानना गलत है। बहुत सारी अलग अलग वेराइटी ऑफ कॉस्ट हो सकती है और उसी के हम लोगों ने इंक्लूजन्स एंड एक्सक्लूजन्स पढ़ना स्टार्ट किए थे। मैंने आपको बताया था रॉ मटेरियल, रेंट, एडवर्टीजमेंट, डेप्रिसिएशन, ऐसे बहुत सारे खर्चे हैं जो प्रोडक्ट पे लगते हैं और वो कॉस्ट का पार्ट बनेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी और उसमें मैंने आपको एक्सक्लूजन्स में बताया था: बैड डेट, इनकम टैक्स, डिविडेंड, एबनॉर्मल कॉस्ट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस राइट ऑफ, जीएसटी। बट जीएसटी बताओ कब कॉस्ट का पार्ट बनेगा और कब नहीं बनेगा? मैंने कल एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन किया था, बताओ कब बनेगा? आगे जाके जीएसटी पढ़ेंगे तो ऑफकोर्स वो सारी चीजें वापस हम पढ़ेंगे सर ही, लेकिन फिर भी एक सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि अगर आपको जीएसटी के ऊपर क्या अवेलेबल है, रिबेट, आईटीसी अवेलेबल है, तो फिर उसे आप कॉस्ट का पार्ट मत बनाइए। कल विशाल का एग्जाम्पल मैंने लिया था, कहाँ गया विशाल भाई? अच्छा इधर आज प्रमोशन हो गया सर, बहुत बढ़िया। तो मैंने कल बताया था कि अगर उसने 200 रुपये का रिचार्ज किसी और की गर्लफ्रेंड के लिए करवाया है और उसमें 40 रुपये का उसको कैशबैक आ रहा है, तो कॉस्ट इज नॉट 200, द कॉस्ट इज 160। तो आईटीसी इज मोर लाइक ए कैशबैक. So if you are paying tax but you are again getting it in the form of cashback, in the form of refund, so it's not a cost. और that's why हमने cost सिर्फ उस पार्ट को माना जो कि हमारा एक्चुअल परचेज कॉस्ट है, उसमें जो टैक्स वाला कंपोनेंट है उसकी क्रेडिट अगर मिल रही है तो वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। इसके बाद एक और चीज हम लोगों ने पढ़ी थी, इंटरेस्ट, लेकिन उसको लेके हम अलग अलग टॉपिक में अलग अलग बातें करेंगे, तो अभी हम उसके बारे में डिस्कस तो नहीं कर रहे। अब मैंने ये जीएसटी वाले एग्जाम्पल से आईटीसी बताया था और यस, यही तो डिस्कशन हुआ था लास्ट में। बस कॉस्ट अभी तक तो एक्चुअली ऑनेस्टली भी यही हो रहा है कि अभी तक कुछ खास डिस्कशन हुआ नहीं है। तुम हंसा मत करो, है ना? बच्चे फालतू घबरा जाते हैं कि और क्या हो गया, हंस क्यों रहे, है ना? ठीक है, अपने को स्टिक टू द प्लान, ओके? ठीक है। तो कॉस्ट इज टू टाइप्स ऑफ कॉस्ट, एक होती है डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट। और याद करिए कहाँ गए हमारे, किसका एग्जाम्पल लिया था कल मैंने? गौतम, गौतम, गौरव, क्या बात कर रहे हो यार? गौरव नहीं है क्या नाम? गौरव नहीं है, क्या नाम है? गौतम। तो गौतम जो है उसका कल एग्जाम्पल लेके मैंने आपको बताया था कि गौतम जब अपनी गर्लफ्रेंड को ताज होटल में चाय पिलाने ले गया तो उसने बोला कि 1100 रुपए की 2 चाय कैसे हो सकती है। एक्चुअली गौतम सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट देख रहा है और बोल रहा है कि 50 रुपए की चाय के मेरे से 1100 रुपए ले लिए, या 20 रुपए की चाय के मेरे से 1100 रुपए ले लिए। यही चीज हमारे घर में, हमारी होटल, हम जब होटल जाते हैं फैमिली वालों के साथ, तो मम्मी भी यही कैलकुलेशन लगाती है कि 400 रुपए की पनीर की सब्जी कैसे हो सकती है, 400 रुपए की काजू करी की सब्जी कैसे हो सकती है। उसमें गिन के काजू तो 8 हैं जिनकी वैल्यू 10 रुपए या 15 रुपए होगी, और उसमें टमाटर प्याज सब भी मिक्स कर दे तो मम्मी वो सब्जी 40 रुपए में घर पे सबके लिए बना देगी, और वही सब्जी मार्केट में 500 रुपए में मिल रही है। मम्मी का जो कैलकुलेशन है, एक्चुअली मम्मी सिर्फ कौन सी कॉस्ट देख पा रही है? डायरेक्ट कॉस्ट। एक्चुअली ट्रेसेबल कॉस्ट ही मम्मी को दिख रही है। मम्मी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब आप होटल जा रहे हो तो यू आर नॉट पेइंग ओनली फॉर द फूड, you are paying for the ambience, you are paying for the service, you are paying for everything, for the decor, for lighting, for everything, music. So they are charging us not only for the food, they are charging us cost of facility also, and that's why हम जो cost सिर्फ देख पा रहे हैं कि हाँ भैया ये लगी होगी, एक्चुअली वो कॉस्ट कौन सी होती है? डायरेक्ट कॉस्ट। और जो बाकी सारी कॉस्ट है वो सारी कॉस्ट क्या हो जाती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। आप लोग शार्क टैंक देख रहे हो क्या अभी? उसमें पता है वो लोग पूछते हैं आपका ग्रॉस मार्जिन कितना है, आपका नेट मार्जिन कितना है। तो देखना आप, जैसे कोई कपड़ा बनाने वाली लेडी आई है जो अच्छा कोई फैब्रिक या कोई अच्छा रेडीमेड कुछ कपड़ा, टी शर्ट्स वी शर्ट्स, कस्टमाइज टी शर्ट्स बनाती है,
तो जो शार्क टैंक शार्क्स है वो पूछते हैं कि भैया तुम्हारा ग्रॉस मार्जिन कितना है, तुम्हें कितने में पड़ रहा है? तो वो बताती है कि सर 3,000 रुपए में उसको बेच रही है और वो चीज मुझे पड़ रही है 500 रुपए में। तो फिर बोलते हैं नेट मार्जिन कितना है? तो बोले नेट मार्जिन सिर्फ 20% है, 10% है। तो 3,000 रुपए में 500 रुपए में ग्रॉस 500 रुपए का कॉस्ट बैठ रहा है और बचा हुआ ग्रॉस मार्जिन है, लेकिन नेट मार्जिन 10 या 20% मतलब 500-600 रुपए का है। तो जो गैप है ये एक्चुअली कौन सी कॉस्ट है? इनडायरेक्ट कॉस्ट है। पड़ रहा है 500 रुपए में, मतलब उस कपड़े को बनाने में जो डायरेक्ट कॉस्ट आ रही है कि यार इतना कपड़ा लगेगा, इतना लेबर लगेगा, ये कौन सी कॉस्ट हो गई हमारी? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन उसके बाद कितने सारे खर्चे करने पड़ेंगे आपको? फ्लिपकार्ट अमेजोन पे लिस्ट करने के लिए कमीशन देना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए खर्चा लगेगा, स्टाफ लगेगा, पैकिंग लगेगी। ये एक्चुअली आपके ग्रॉस मार्जिन और नेट मार्जिन का गैप है एज पर शार्क टैंक। हमारे लिए बात करें तो सर है सारी कॉस्ट। अगर वो 5,000 की 3,000 की चीज बेच के टोटल 600 रुपए का प्रॉफिट कमा रही है, मतलब हमारे लिए कॉस्ट कितनी हो गई? 2,400। लेकिन उसमें बहुत सारी कॉस्ट ऐसी होगी, प्रोडक्ट को देख के पता पड़ रही होगी ये लगा है, और बहुत सारी ऐसी कॉस्ट है जो उस प्रोडक्ट को बनाने में नहीं लग रही है, और ऐसी कॉस्ट है जो कि उस प्रोडक्ट से 1 यूनिट से निकाली नहीं जा सकती है। तो वो सारी कॉस्ट हम क्या नाम देते हैं? इनडायरेक्ट कॉस्ट। आ रही है बात समझ में? तो नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू एक्चुअली राइट डाउन द डेफिनेशन व्हाट इज डायरेक्ट कॉस्ट एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि हमने समझ तो लिया कि जिस कॉस्ट को मैं पर यूनिट फाइंड आउट कर सकूं विच इज ट्रेसेबल पर यूनिट, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट कॉस्ट। एंड ऐसी कॉस्ट जिसे मैं 1 यूनिट से नहीं निकाल सकता विच इज नॉट ट्रेसेबल पर यूनिट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसको अपन एक बार लिख लेते हैं। तो लिखिए मेरे साथ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट? कॉस्ट which is easily traceable per unit per job। जॉब मतलब एक ऑर्डर, एक पर्टिकुलर कस्टमर का ऑर्डर आया तो हम उसको बोलते हैं कि साहब ये क्या है? हमारी जॉब है। तो एक ऐसी कॉस्ट जिसे मैं 1 यूनिट या एक पर्टिकुलर ऑर्डर से पहचान सकूं कि हाँ भैया ये कॉस्ट तो जो है ना वो इस पर्टिकुलर काम को करने में इतनी लगेगी, ये जो कॉस्ट है इसको हम क्या नाम देंगे? डायरेक्ट कॉस्ट। जैसे अगर थोड़ा गर्ल्स को अच्छा लगेगा एग्जाम्पल, आप कस्टमाइज एथनिक वेयर बनवाते हैं, लहंगा बनवाते हैं, आई थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है? तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे वो जो आपके डिज़ाइनर है या आप कोई डिज़ाइनर लहंगा बनवा रहे हैं, तो वो क्या करेगी? सबसे पहले आपसे रिक्वायरमेंट पूछेगी आपको किस तरह का लहंगा चाहिए। उसके बाद आपको उसमें चुन्नी वन्नी ब्ला 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 आई डोंट नो एग्जैक्ट क्या क्या चीज़ें वो सब चाहिए कि नहीं चाहिए, उसमें क्या क्या वर्क चाहिए। अब क्या कर रही है वो? आपके ऑर्डर से आइडेंटिफाई कर रही है क्या क्या चीज़ें तो आप मांग ही रहे हो कि उसमें बॉर्डर भी लगानी है, उसमें ये भी करना है, उसमें ये शिमर लगा दो, पता नहीं क्या क्या वर्ड्स होते हैं, तो आई एम नॉट वेरी श्योर, बट ये चीज़ें जो है ये चीज़ें उसमें मुझे लगानी है। तो क्या करती है वो बोलती है कि अच्छा आपको ये चाहिए, इसके हिसाब से वो फाइंड आउट करती है कि आपका प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या बनेगा। वो आपको बताए सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट पूछने के बाद बताएगी कि आप जो ड्रेस बनवाना चाहते हो उसकी कॉस्टिंग क्या आएगी, मतलब वो आपको कितने का पड़ेगा। तो वो क्या करती है, वो एक्चुअली आपके ऑर्डर के हिसाब से देखती है कि आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से वो मटेरियल लेबर जो भी लगता है वो कैलकुलेट करती है। तो जो जो चीज़ें वो डायरेक्टली ट्रेस कर लेती है वो तो क्या हो जाती है? डायरेक्ट कॉस्ट। फिर वो क्या करेगी? उसमें अपना रेंट, अपने लेबर का खर्चा, ये वो फलाना फलाना चीज़ें जोड़ेगी, वो जो हो जाएगी वो सब क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो ऐसी कॉस्ट जो कि इजीली ट्रेसेबल नहीं है उसको हम क्या नाम दे देंगे? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो इसका जस्ट ऑपोजिट लिख लेते हैं, व्हाट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट? कॉस्ट विच इज not easily identifiable or traceable from single unit जॉब। जिस चीज को 1 यूनिट से आइडेंटिफाई या ट्रेस नहीं किया जा सकता वो जो सारी कॉस्ट हो जाती है, दैट कॉस्ट इज बेसिकली कॉल्ड इनडायरेक्ट कॉस्ट।
अभी तक जो आप लोग डेफिनेशन की बात, मतलब अभी तक जो आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझ रहे थे, वो आप ये समझ रहे थे कि सर बनाने में लगने वाली कॉस्ट डायरेक्ट हो जाती है, या कई लोग समझ रहे थे अकाउंटिंग के हिसाब से कि सर ट्रेडिंग में जो कॉस्ट आ जाती है वो डायरेक्ट है, और उसके बाद जो नीचे कॉस्ट आ जाती है वो इनडायरेक्ट है। एक्चुअली कॉस्ट की प्रिंसिपल्स ऐसे नहीं है अकाउंट्स जैसे। हमको यहाँ पे क्लियरली ये देखना पड़ेगा कि कोई भी कॉस्ट डायरेक्ट तब होगी जब मैं उसे एक पर्टिकुलर यूनिट को बनाते समय ही पता कर लूँ कि भैया ये प्रोडक्ट इतना 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 इसमें लगा ही है, इजीली पता कर लो। लेकिन जो चीज़ें मुझे इजीली एक यूनिट को देख के ट्रेस नहीं हो सकती, या एक यूनिट जैसी बनी मैं ये फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा कि इसमें ये कितना लगा होगा, तो वो सारी कॉस्ट फिर क्या कहलाती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। अब आप मुझे बताना कि इसमें से कौन सी कॉस्ट आपके हिसाब से डायरेक्ट होगी और कौन सी कॉस्ट इनडायरेक्ट होगी। कोई भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। अपन खाने का एग्जांपल ले लेते हैं, बिकॉज एवरीबडी बेसिकली अभी सब लोग जब नीचे आते होंगे तो कुछ ना कुछ स्नैक्स जो है वो आप खाते होंगे। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं चिप्स का, एंड देयर इज ए कंपनी दैट इज लेज। लेस चिप्स का एक प्लांट है, और लेस जो है वो अलग 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 तरह के फ्लेवर वाले चिप्स, मैड एंगल्स, ट्रायंगल, ये वो फलाना 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 प्रोडक्ट जो है, नाचोस, बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट जो है वो लेस बना रहा है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, एक ही फैक्ट्री में सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। ओके, मेरा पहला कॉस्ट जो लगा एक चिप्स को बनाने के लिए वो था साहब मुझे आलू खरीदने पड़े। मेरा क्वेश्चन है, आप इसे क्या नाम देंगे? मतलब इज इट ए डायरेक्ट कॉस्ट और इट्स ए इनडायरेक्ट कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट, क्या आप एक बैच, जैसे एक लेस का बैच बना, या एक पर्टिकुलर लॉट तैयार किया आपने, एक पर्टिकुलर बैच तैयार किया, एक मतलब 10 kg 50 kg का एक लॉट बनाया, क्या आपने को पता पड़ जाएगा उसमें कितना आलू लगा है? ऑफ कोर्स पता पड़ जाएगा। अरे मम्मी को पता पड़ जाता है घर पे। मम्मी को पता रहता है कि अच्छा 2 किलो आलू लाई हूं ना, इतना डब्बा तो कम से कम चिप्स का भरे, और मम्मी की एक्यूरेसी इतनी है कि उनको पता है इतना ही भरेगा, वो डब्बा भी एग्जैक्ट फिट साइज का रहता है। तो जब मम्मी को पता रहता है कि 1 किलो आलू में कितने चिप्स बन जाएंगे, तो भैया वो तो कंपनी है, उनके यहाँ तो ऐसे एक्सपर्ट्स बैठे हुए जिनका काम ही यही है कि भैया ये वो सब चीज़ें एस्टिमेट्स करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इजीली आप पोटैटो चिप्स की कॉस्ट में आलू की कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हो कि इतना, अगर मैंने 10 किलो चिप्स बनाया तो उसमें मेरे को कितना आलू लगा होगा। तो ये कॉस्ट मेरी कौन सी कॉस्ट हो जाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट। दूसरी कॉस्ट की बात करते हैं साहब। जो वर्कर्स हैं उनको हम, एक मिनट पहले नाम तो ले लूं मैं, नाम है, मैं वर्कर को वेजेस दे रहा हूं, ये कॉस्ट क्या होगी? मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं वर्कर को वेजेस दे रहा हूं तो ये कॉस्ट आपके हिसाब से क्या होनी चाहिए? इज इट ए डायरेक्ट कॉस्ट और इट्स ए इनडायरेक्ट कॉस्ट? ऑनलाइन वाले बच्चों से ही मुझे सारे आंसर चाहिए, 4 या 5 बच्चे आंसर देने, बाकी सब जल्दी बताओ फटाफट। डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा? एक्चुअली ये भी डायरेक्ट कॉस्ट। आपको पता है क्यों? क्योंकि आप लेबर के टाइम को एक स्टैंडर्डाइज कर सकते हो। ट्राई टू अंडरस्टैंड, एक कंपनी जो कि रोज एक ही काम कर रही है, वो एक पर्टिकुलर काम का क्या कर सकती है? स्टैंडर्डाइजेशन, की ये काम इतनी देर में ही होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि कटिंग, आलू के कटिंग की जाती है और वो आलू की कटिंग लेबर करते हैं, या आलू के चिप्स की पैकिंग का काम कौन करता है? लेबर करते हैं। तो उनका इतने दिनों में इतना सारा स्टैंडर्डाइजेशन हो चुका है कि उन्हें पता है कि साहब एक पर्टिकुलर बैच को बनाने में इतने आलू लगेंगे, और उस आलू को कट करने में लेबर का टाइम लगेगा। आज एक टेलर के पास अपन जाते हो, टेलर को बोलते हैं मेरे को उठ पटांग सा टेढ़ा मेढ़ा सूट बना के दे देना, तो क्या बोलेगा? भैया इसको बनाने में पता नहीं क्या समय लगेगा। लेकिन आप उसको एक रेगुलर चीज बोलो बनाने की, वो ऐसे ही बता देगा कि मैं इतने टाइम में इसको बना के दे दूंगा और इतना सिलाई का पैसा आपसे लूंगा। क्योंकि उसको पता है, क्योंकि वो रोज ऐसे काम करता है, तो उसको पता है इस काम को करने में नॉर्मली कितना टाइम लगता है। और अगर लेबर का टाइम पता आ गया, पता चल गया कि लेबर को एक बैच को बनाने में आधा घंटा लगता है, तो करना क्या है? इजीली लेबर कॉस्ट फाइंड आउट की जा सकती है कि भैया 1 घंटे का लेबर ले कितना रहा है। अगर मान लो एक बैच को बनाने में लेबर हमसे एक एक घंटे के हमसे लेबर 100 रुपए चार्ज करता है, और एक बैच को बनाने में आधा घंटा लग रहा है, तो बताओ मैं कितनी लेबर कॉस्ट इस बैच से चार्ज कर लूंगा? 50 रुपए। क्योंकि लेबर बोलता है साहब मैं 1 घंटे काम करने का कितना लूंगा? 100। और इस काम को करने में कितना टाइम लग रहा है? आधा, हाफ आवर, 30 मिनट्स। तो टेल मी कि यार मैं 100 रुपए अगर 1 घंटे के दे रहा हूं, तो इस बैच को बनाने में अगर हाफ आवर लग रहा है, तो कितना लेबर कॉस्ट इस बैच में लग जाएगा? 50 रुपए का। नहीं आया समझ में? तो बताओ ये कॉस्ट इजीली आइडेंटिफाइबल है या नहीं है? ये भी आइडेंटिफाइबल है, तो इसलिए हम वेजेस ऑफ लेबर को भी कौन सी कॉस्ट मानते हैं? हमेशा डायरेक्ट कॉस्ट मानते हैं। नेक्स्ट, जहां पे लेस की फैक्ट्री है, जहां पे लेस बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है,
उसका किराया लगता है बिकॉज वो फैक्ट्री रेंटेड है। ये भी डायरेक्ट होगी, ये डायरेक्ट होगी या इनडायरेक्ट होगी, दैट इज माय क्वेश्चन। मैंने क्या बोला, जिस कॉस्ट को एक पर्टिकुलर यूनिट, एक पर्टिकुलर लॉट या एक पर्टिकुलर ऑर्डर से इजीली निकाला जा सके वो जाती है डायरेक्ट कॉस्ट। मुझे बताओ पहली बात, ये रेंट एक पर्टिकुलर ऑर्डर को बनाने में देना पड़ेगा क्या? टेल मी, क्या ये रेंट आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर या एक पर्टिकुलर काम को करने के लिए देना पड़ेगा क्या? नहीं सर, मैं तो पूरी फैक्ट्री का रेंट दे रहा हूँ। पहली बात तो उस पूरे फैक्ट्री के रेंट में मैं अकेला एक तरह का चिप्स नहीं बना रहा हूँ, 10 तरह के अलग अलग फ्लेवर के चिप्स बना रहा हूँ। और सिर्फ चिप्स ही नहीं बना रहा हूँ, उसके अलावा और भी बहुत सारा स्नैक्स बना रहा हूँ। अब मैं उस पूरी फैक्ट्री के किराए को एक पर्टिकुलर लॉट बनाते समय कैसे पता करूं कि इसमें कितना लगा? चलो आज ये भाई साहब मेरे पास है और मेरे को बोला सर मेरे को समझ नहीं आ रहा, आधा घंटा नीचे बैठ के मेरे को पढ़ा दो। मैं फैकल्टी रूम में बैठ के इसको आधा घंटा समझा दिया, पढ़ा दिया। अब मैं बोल रहा हूँ पैसे दे, फॉर एग्जाम्पल ये फीस अलग से ले रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो ये बोल रहा है साहब कितने दूं, तो मैं कैलकुलेट अच्छा मेरा टाइम इतना लगा। फिर बिल्डिंग का रेंट, अच्छा इतनी जगह में, इतनी इतनी जगह में बैठा हुआ है तो मेरी बिल्डिंग का स्क्वायर फीट इतना है, तो इतनी जगह में बैठा हुआ है तो कितना किराया लूंगा? नॉट पॉसिबल। मैं इसको कोई नोट्स दे रहा हूँ, मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगा उसमें मुझे कितना कॉस्ट लगा है। मैं मेरे टाइम कितना दे रहा हूँ वो मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगा। लेकिन इस बिल्डिंग का रेंट में इसको कितना चार्ज करूँ वो मैं इजीली फाइंड आउट। दिन भर में हजारों बच्चे आ रहे हैं, हजारों बच्चे जा रहे हैं, हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी सारी मल्टीपल क्लासेस है, सुबह 7 से लेके शाम को 7 तक क्लासेस लग रही है, कई सारे रूम भरे हुए हैं, कई सारे रूम खाली हैं, रिसेप्शन है, लाइब्रेरी है, इतनी सारी चीजें हैं। मैं भाई ये जो जितनी जगह में बैठा हुआ है वही 15 मिनट के लिए बैठा, उसका रेंट कैसे फाइंड आउट करूं? तो बात ये आ रही कि इस कॉस्ट को मैं इजीली ट्रेस नहीं कर सकता। अगर ये बोलेगा सर मुझे कॉस्ट की बुक चाहिए, मैं इजीली फाइंड आउट कर लूंगा बुक मुझे कितने की पड़ रही है, मैं उसके हिसाब से इससे कॉस्ट चार्ज कर सकता हूँ। लेकिन रेंट चार्ज नहीं कर सकता, चार्ज करूंगा लेकिन मैं इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि साहब कितना रेंट यहाँ इन भाई साहब के कारण लगा होगा। और इसीलिए ये जो कॉस्ट है डायरेक्ट हो जाएगी, इनडायरेक्ट हो जाएगी। ऑफ कोर्स क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। आ रही है बात समझ में? श्योर, वेरी नाइस। तो फैक्ट्री रेंट को हम यहाँ ले लेंगे, इट्स एन इनडायरेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट बताइएगा आप। चौथा है ग्रीस। अरे वो समझिए चिप्स होता है, चिप्स, चिप्स के साथ एक वो आता है छोटे डिस्पोजल के अंदर, वो सॉस टाइप का जिसको ऐसे डिप करके खाते हैं, हाँ वो ग्रीस ही तो होता है और क्या होता है। वो ग्रीस तो मुंह में जाते ही चिप्स एकदम ग्रीसी ग्रीसी हो जाता है, पूरा मस्त एकदम फ्लेवर आ जाता है। एक्चुअली ग्रीस इज नॉट दैट सॉस है ना, डोंट इमेजिन। आप इमेजिन करोगे अच्छा वो ब्लैक कलर का सॉस और वो सब खा के वाह वाह वाह, एकदम मुंह से ग्रीसी ग्रीसी हो गया, कुछ भी ऐसे ही जा रहा है एकदम, ऐसे बह के जा रहा है ना, फ्रिक्शन इतना बढ़िया हो गया। सवाल ये है कि जो ग्रीस है वो सॉस नहीं है। ग्रीस बेसिकली कहाँ यूज होता है? मशीनिंग में ग्रीस यूज होता है ताकि वो मशीन प्रॉपरली फंक्शन कर सके। नाउ माय क्वेश्चन इज वेदर इट्स ए डायरेक्ट कॉस्ट और इट्स ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट ना, क्योंकि एक पैकेट में कितना ग्रीस लग रहा है वो तो इजीली ऊपर से डाल देते हैं ना, तो पता चल जाता है कि 100 ग्राम चीज, चीज नहीं ग्रीस हम लोगों ने लेज में डाला है। ऑफ कोर्स ये कॉस्ट डायरेक्ट हो गया, इनडायरेक्ट होगी, इनडायरेक्ट होगी क्योंकि बेटा आप कभी भी प्रोडक्ट में वो ग्रीस नहीं लगा रहे हो, आप कहाँ लगा रहे हो ग्रीस? मशीन में। और मशीन कहाँ यूज होगी? प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो भैया कैसे फाइंड आउट करोगे कितना एक लेस के चिप्स को या एक लॉट को बनाने में कितना ग्रीस लग गया? नहीं फाइंड आउट कर सकते, तो इजीली तो बिल्कुल नहीं कर सकते, तो ये कॉस्ट भी हमारी क्या हो जाएगी, इनडायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। अगला बताइए, नेक्स्ट मैं बताता हूँ। नेक्स्ट, नेक्स्ट आप लिखिए फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी। भैया साहब एक फैक्ट्री मैनेजर हैं, वो फैक्ट्री मैनेजर पूरी फैक्ट्री को संभालते हैं। आप मुझे बताओ वो भाई साहब कैबिन में बैठ के काम करते हैं, एक लॉट बनते ही बता पाओगे उस मैनेजर साहब ने इस काम को करने में कितना टाइम डिवोट किया? वर्कर जो फैक्ट्री में मजदूर है, जो एक्चुअली फैक्ट्री में काम कर रहा है, वो कितना टाइम उस काम को करने में दे रहा है वो निकाला जा सकता है। लेकिन एक मैनेजर जो कि एक नहीं 10 काम संभाल रहा है, वो पर्टिकुलर उस काम को करने में कितना टाइम दे रहा है, क्या वो आइडेंटिफाई हो सकता है? नॉट पॉसिबल। तो मुझे बताओ फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी इनडायरेक्ट कॉस्ट है। ऑफ कोर्स ये इनडायरेक्ट कॉस्ट होगी, आप उसको इजीली ट्रेस नहीं कर सकते, तो ये इनडायरेक्ट कॉस्ट में जाएगी। जी सर।
यस, एक्चुअली हम आगे जाके पढ़ेंगे। इवन इम्प्लिसिट कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कंसिडर्ड इन कॉस्टिंग। हमेशा हम हमारी इम्प्लिसिट और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी कॉस्ट मानते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल ऐसे समझ लीजिएगा कि एक किराने की दुकान है सब छोटी सी गांव में, ठीक है। वो भाई साहब जो है ना, वो भाई साहब अपनी खुद की दुकान में धंधा कर रहे हैं और 6,000 रुपए का महीने का प्रॉफिट कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 6,000 रुपए का महीने का प्रॉफिट कमाते हैं। और बोलते देखो मेरी कॉस्ट आती है 15,000 रुपए और मैं 21,000 का सेल करता हूँ, तो मेरा हर महीने का प्रॉफिट कितना हो गया? 6,000। वो दुकान खाली भी रहे ना तो किराए पे जाती है 8,000 रुपए में, कितने में जाती है? तो वो भाई साहब डिसाइड कर रहे हैं, अच्छा मुझे इधर तो 6,000 कॉस्टिंग सिर्फ इतनी लग रही है, भाई दुकान का किराया भी अल्टीमेटली तेरी कॉस्ट है। आज वो दुकान तेरी खाली है, मतलब किसी और को देता तो 7,000 8,000 रुपए मिलते, तो अल्टीमेटली वो कॉस्ट लग गया ना, क्योंकि जेब से गया नहीं, जेब से गया नहीं, पर जेब में आने से रह गया। कोई चीज जेब से गई नहीं लेकिन जेब में आने से रह गई, तो वो भी मेरे लिए एक तरह का लॉस है या नहीं है? वो भी मेरे लिए एक तरह की कॉस्ट है। तो हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी काउंट करते हैं। वो हम आगे जाके जब क्वेश्चंस करेंगे तब समझेंगे, तो और अच्छे से उस बात को हम क्लियरली समझ लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और आते हैं नेक्स्ट कॉस्ट पे। नेक्स्ट कॉस्ट बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये है रॉयल्टी। पहली बात, रॉयल्टी क्या होती है बताया था मैंने पहले भी। रॉयल्टी मतलब यू आर यूजिंग समवन्स डिजाइन, यू आर यूजिंग समवन्स पेटेंट, यू आर यूजिंग समवन्स नेम, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट या पेटेंट्स को यूज करने के लिए आपको क्या देनी रहती है? रॉयल्टी देनी रहती है, ठीक है। अब अपन एग्जाम्पल लेस का ले रहे हैं, तो लेस के एग्जाम्पल को अपन ऐसे समझ सकते हैं कि मान लीजिए कोई फेमस शेफ है, एक शेफ का नाम मैं ले लूंगा रणबीर ब्रार, एक फेमस शेफ है, और एक्चुअली उसने लेस के कुछ फ्लेवर्स बनाए, मतलब लेस के साथ टाइप करके उन्होंने लेस के कुछ फ्लेवर इंडियन स्टाइल में बनाए हैं। तो रणवीर ब्रार ने मान लीजिए एक फ्लेवर बनाया इंदौरी जिरावन नाम से। इंदौरी जिरावन चिप्स का फ्लेवर का नाम क्या है? जिरावन फ्लेवर। आज तक लेज ने ऐसा फ्लेवर नहीं बनाया, पर रणवीर ब्रार ने इंदौरी जिरावन का यूज करके या कुछ और चीजों को चेंज करके एक चिप्स का नया फ्लेवर बना दिया जिसका नाम है जिरावन। जैसे ही लेज वालों को पता पड़ा, तो पता पड़ा यार तो बहुत ही गजब का फ्लेवर है। वो रणवीर ब्रार के पास गया, रणवीर ब्रार को बोलता है कि ये फ्लेवर हमें बेच दो ठाकुर, ये फ्लेवर हमें बेच दो। ठाकुर बोलता है कि ऐसे कैसे बेच दूं, आज इतनी मेहनत करके मैंने फ्लेवर बनाया, तुम्हें दूंगा तो तुम एक बार में मेरे से फ्लेवर का मजा ले लोगे और जीवन भर मेरे नाम से बेचोगे, मतलब जिरावन फ्लेवर बेचोगे। मुझे क्या मिला? मुझे तो हर एक प्रोडक्ट पे रॉयल्टी चाहिए। मतलब जैसे ही एक चिप्स बिके 50 पैसे की रॉयल्टी, अगर 20 रुपए का चिप्स बेच रहा है तो 50 पैसे चुपचाप मेरी जेब में दे देना। तो आपके जितनी भी सेल्स होगी, जितना भी प्रोडक्शन आप करोगे, हर एक चिप्स के पैकेट पे मुझे 50 पैसे की क्या चाहिए? रॉयल्टी चाहिए सर। तो भैया अब लेस को हर एक पैकेट को बेचने पे, बनाने पे 50 पैसे की रॉयल्टी रणवीर ब्रार को देनी पड़ रही है। अब बताओ ये कॉस्ट डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? ऑफ कोर्स डायरेक्ट है, ऑफ कोर्स डायरेक्ट है। क्योंकि आप तो इजीली पता कर सकते हो ना कि जैसे ही मैंने 1 यूनिट बनाई, मुझे पता है कि साहब मुझे 50 पैसे तो सीधे किसको देने पड़ेंगे? एक शेफ को उसकी पेटेंट के लिए देना पड़ेगा। तो जो भी कंपनीज पेटेंट्स खरीदती है, जनरली पता है पेटेंट दो तरीके से डील होते हैं। या तो ऑल टाइम एक बार में पैसा दे दिया, अगर पेटेंट का एक बार में पैसा दे दिया तो मेरी एसेट बन गई, उसको तो मैं अगले 5 साल 10 साल तक उसका यूज करूंगा, वो तो मेरे लिए एक फिक्स एसेट्स हो गया। लेकिन अगर आप बोल रहे हो नहीं, मैं पेटेंट का पैसा पर यूनिट देता हूं, जितनी यूनिट बनाऊंगा हर यूनिट का पेटेंट का पैसा मिलेगा, अब ये मेरे लिए कौन सी कॉस्ट हो गई? डायरेक्ट कॉस्ट हो गई। क्योंकि और जनरली हम यही अज्यूम करते हैं कि पेटेंट का पैसा पर यूनिट मिलता है, क्योंकि अदरवाइज वो कॉस्ट ही नहीं है। अगर आपने एक बार में पूरा पैसा दे दिया तो मुझे अगले 5-10 साल तक बेनिफिट देने वाला है, तो वो तो मेरे लिए असेट हो गई। लेकिन अगर हमें रॉयल्टी दिया जाएगा तो हम ये मानेंगे कि वो पर यूनिट दिया जा रहा है। एक जनरल अजम्पशन यही है, और इसीलिए किसका पार्ट बनेगा? इट इज ए पार्ट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट। हम हमेशा किस में लेंगे? डायरेक्ट कॉस्ट में ही। नेक्स्ट, पावर। अब समझना, पावर और इलेक्ट्रिसिटी में फर्क है। पावर यूज होता है मशीन में, और इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है लाइटिंग, फैन, एसी, इसमें। एसी डीसी करंट का फर्क है। हम जो यहाँ यूज करते हैं कौन सा करंट होता है? एसी।
और जो मशीन चलती है ना बड़ी बड़ी, वो कौन सा करंट होता है? डीसी। आपको पता है कुछ ऐसा? आपको पता है लोग ट्रेन में से बल्ब निकाल के ले जाते हैं, ट्रेन में से चीज़ें निकाल के ले जाते हैं, घर में चलेगी नहीं, घर में चलेगी नहीं, क्योंकि वो सारी चीज़ें डीसी करंट पे चलती है। और हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है वो एसी होता है। आप वो बल्ब घर में लगा लेना, फूट जाएगा, चलेगा ही नहीं। लोग बेवकूफ है, ट्रेन में से निकाल के ले जाते हैं, बेचारे रेलवे को बल्ब भी प्रोटेक्ट करके पूरा पैक करके रखना पड़ता है। अरे बाथरूम के मग्गे भी बांध के रखते हैं वो लोग। ये हालत है हमारे यहाँ पे। आप सोचो, रेलवे की जो वो लाइटिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं ना, वो आप निकाल के ले जाओ कि घर में चलेंगे ही नहीं, वो डीसी करंट पे चलते हैं। जबकि घर में कौन सा करंट होता है? एसी होता है हमारे यहाँ पे, ऑल्टरनेट करंट होता है, डायरेक्ट करंट नहीं होता है। मशीन डीसी करंट पे चलती है। क्या होता है, मशीन का पावर अलग होता है और लाइटिंग अलग होता है। अब मशीन के पावर की मैं बात करूं तो आप इजीली उसके हॉर्स पावर, उसकी रनिंग से ये फाइंड आउट कर सकते हो कि वो कितना पावर यूज कर रही है। और हमारी गाड़ी भी एक तरह की मशीन है, क्या हम गाड़ी कितना फ्यूल कंज्यूम कर रही है वो नहीं निकाल सकते? टैक्सी वाला ये नहीं पता कर सकता है कि 1 किलोमीटर अगर मेरी गाड़ी चलेगी तो मुझे कितने का पेट्रोल लग जाएगा? बताओ, पता कर सकता है कि नहीं कर सकता है? कर सकता है, तो कंपनी मशीनों में क्यों नहीं कर सकती? तो इसीलिए जो फ्यूल और पावर कॉस्ट है उसे हम कौन सी कॉस्ट मानते हैं? डायरेक्ट कॉस्ट। लेकिन यहीं पे अगर मुझे पावर की जगह दे दिया जाए कि साहब इलेक्ट्रिसिटी है, तो फिर मैं इसे क्या मानूंगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एज एन एसी करंट, जो हमारे यहाँ लाइट वाइट और ये सब चलाने में आता है, वो हमारे लिए इनडायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन पावर जो है वो मशीन को पावर करता है, तो मैं मशीन के हॉर्स पावर, मशीन की रनिंग से इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैंने एक लॉट बनाया पोटैटो चिप्स का एक फ्रायर के अंदर, वो फ्रायर जो है वो आधा घंटा लेता है एक लॉट को तल फ्राई करने में, और फ्रायर की जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो 1 घंटे के अंदर 1000 रुपये का पावर कंज्यूम कर जाएगा। ऑफ कोर्स आधा घंटा मैंने अगर फ्राई किया तो 500 रुपये का पावर मुझे इस लॉट कॉस्ट से निकालना पड़ेगा। तो ये तो मैं इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ। एक टैक्सी वाला क्या पावर कॉस्ट, फ्यूल कॉस्ट इजीली फाइंड आउट नहीं कर सकता है? एक आदमी बोलता है मुझे 100 किलोमीटर दूर जाना है, तो फ्यूल कॉस्ट ऐसे कैलकुलेटर पे निकाल लेगा। अच्छा मेरी गाड़ी इतने का माइलेज देती है, इतने का पेट्रोल आ रहा है, पर किलोमीटर इतना पड़ रहा है, और ये आदमी इतने किलोमीटर जाने की बात कर रहा है, तो इससे पेट्रोल के नाम पे इतने पैसे लेने हैं अपने को। ये तो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। तो ये कॉस्ट भी हमारे लिए क्या हो जाएगी? डायरेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट, हाँ, तो उसके हॉर्स पावर तो एक ही सिंगल मेजरमेंट है ना। मेरे पास 4 मशीन है, एक 100 हॉर्स पावर की, दो 20-20 हॉर्स पावर की। जो 100 हॉर्स पावर की है वो ऑफकोर्स 5 गुना पावर कंज्यूम करेगी एज कम्पेयर टू 20-20 हॉर्स पावर वाली मशीन के। तो इजीली उससे तो आप बांट सकते हो ना कि यार मेरा जो एक मशीन 1 घंटे में इतनी यूनिट कंज्यूम कर लेती है। तो अरे हमारे फ्रिज पे लिखा होता है मैडम कि हमारा फ्रिज साल भर अगर चलता है तो कितने पावर कंज्यूम कर लेगा। तो वो फ्रिज भी अलग अलग होते हैं, तो सबके पावर कंजम्पशन नहीं पता होते हैं क्या? कि ये फ्रिज अगर साल भर चला तो 300 यूनिट हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर लेगा। तो जब एक फ्रिज की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकाली जा सकती है, तो बड़ी बड़ी हॉर्स पावर वाली मशीन्स की आराम से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन निकाली जा सकती है। अब आपका बोलना है सर ऐसा हर जगह नहीं होता है। देखो, वी हैव टू, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। कहीं हो सकता है कि आप मशीन वाइज पावर सेग्रीगेट ना कर पाओ, हो सकता है आप मशीन वाइज पावर सेग्रीगेट कर पाओ। तो अब ये तो सब्जेक्टिव हो गया, हो भी सकता है। और इनका भी बोलना सही है सर, ऐसा हर जगह थोड़ी हो सकता है सर, मशीन तो अलग अलग हो सकती है। उसके बाद एग्जैक्ट कैसे टाइम पता करोगे कौन सी मशीन कहाँ कितनी देर चली? एक एक चीज का रिकॉर्ड थोड़ी रख सकते हैं, रख सकते तो इनडायरेक्ट कर लेना। पर हमारा जनरल अजम्पशन क्या रहेगा, अगर क्वेश्चन में सिंपल पावर कॉस्ट आ जाए तो हम मानेंगे कि साहब ये क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट है। क्योंकि देखो, अब वो क्वेश्चन हर चीज का वो पूरा कंडीशन के साथ तो देगा नहीं कि हम मान रहे हैं कि पावर आइडेंटिफाइबल है ये वो, तो बच्चे को डायरेक्ट हिंट हो जाएगी फिर तो सिर्फ लिख देगा क्या? पावर कॉस्ट। तो हमको एज पर द मॉड्यूल जो भी क्वेश्चंस के उन्होंने सिंपल अजम्पशंस लिए हैं, हमको उसके अकॉर्डिंग उसको मानना है। बाकी तो हर कॉस्ट सब्जेक्टिव हो सकती है, कोई भी कॉस्ट ट्रेसेबल हो भी सकती हो, तो इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, सिचुएशन टू सिचुएशन मैटर करेगा। हम जनरल अजम्पशंस पे जा रहे हैं जी। पावर और फ्यूल वही है ना, फ्यूल भी कहाँ यूज होता है अल्टीमेटली? मशीन को चलाने के लिए। वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है तो पावर, और अगर वो फ्यूल से चल रही है तो वो एक ही बात है, पावर एंड फ्यूल। यस जी। ग्रीस फुल नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ग्रीस कैसे पता पड़ेगा? आप मुझे बताओ। फ्यूल तो डायरेक्ट कंजम्पशन है मशीन के साथ। ग्रीस, चलो मेरी गाड़ी चल रही है, मेरी गाड़ी का मेंटेनेंस होता है साल भर में, मैं साल भर में एक बार गाड़ी में ऑयल चेंज करवाता हूँ, ग्रीसिंग करवाता हूँ, या मेंटेनेंस साल भर में करवाता हूँ। अब एक दोस्त 4 किलोमीटर गाड़ी चला के ले गया, मैं उससे बता सकता हूँ उसने 4 किलोमीटर में कितना पेट्रोल कंज्यूम किया, लेकिन ग्रीस कैसे पता करेगा कितना कंज्यूम हुआ?
उसने एग्जैक्टली कैसी गाड़ी चलाई, कहाँ गाड़ी चलाई, क्या चलाया, ग्रीस का यूज कितना हुआ, कितनी ऑयलिंग हुई, कितना मेंटेनेंस हुआ, ये सब इससे थोड़ी आइडेंटिफाई हो सकता है। इसलिए इस कॉस्ट को हम क्या मानते हैं, इनडायरेक्ट। फ्यूल डायरेक्टली मशीन से आइडेंटिफाई इसलिए हो जाता है क्योंकि हम कंजम्पशन रेट निकाल सकते हैं कि अगर आधा घंटा मशीन चलती है, 1 घंटा मशीन चलती है, तो इतना पावर या इतना फ्यूल कंज्यूम हो जाता है। ग्रीस कोई रेकरिंग ऐसा तो है नहीं कि रोज ग्रीसिंग हो रही है, हफ्ते में, महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में एक बार मेंटेनेंस और ग्रीसिंग होता है, तो इसलिए वो डायरेक्टली कंजम्पशन पता किया नहीं जा सकता। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट कॉस्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कॉस्ट है, सुनना, सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर कौन होता है, पहले ये फाइनल कर लो, कौन होता है सुपरवाइजर? फैक्ट्री में जो सुपरवाइज करता है। वाह, व्हाट्स ए ट्रांसलेशन। अब मैं ट्रांसलेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, सुपरवाइजर का सिंपल मीनिंग बताओ क्या होता है। सिंपल मीनिंग मतलब मशीन चलाता है। एक्चुअली ऑपरेटर जो होता है वो होता है डायरेक्ट, मतलब मशीन ऑपरेटर होता है वो तो मशीन ऑपरेटर कहलाता है, जो मजदूर होता है वो वर्कर होता है। सुपरवाइजर कौन होता है, जैसे 25 लोगों का एक स्टाफ है, उनका सुपरविजन करने वाला, मतलब उनको ये गाइड करने वाला कि तुझे क्या क्या काम करने का है, तू क्या क्या चीजें करेगा, फिर ये देख लेने का कि वो टाइम पे सारे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनका काम कैसा चल रहा है। वो सब चीजें जो है वो सब किस में आ जाती है, सुपरविजन के अंदर। तो सुपरवाइजर की सैलरी क्या होगी, इनडायरेक्ट, क्योंकि वो सीधे प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा है, वो 25 वर्कर को एक साथ डायरेक्शन दे रहा है कि तू ये कर, तू ये कर, तू ये कर। तो आप एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट से या एक पर्टिकुलर काम से उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इसलिए हम सुपरवाइजर की सैलरी को भी हमेशा कौन सी कॉस्ट मानते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट। नेक्स्ट, स्पेशल ड्राइंग एंड डिजाइन। पहले ये है क्या समझने को, स्पेशल ड्राइंग एंड डिजाइन मतलब क्या हुआ। एक्चुअली मेरे को एक ऑर्डर आया और उस ऑर्डर के लिए मुझे डिजाइन और ड्राइंग बनवानी पड़ी। ये जनरल प्रोडक्ट नहीं था, जनरल प्रोडक्ट होता तो मेरे को फिर अलग से डिजाइन बनवानी नहीं पड़ती, हो तो मैं इतने सालों से बना रहा हूँ। ये कोई कस्टमर का स्पेसिफिक अलग तरह की रिक्वायरमेंट है। कस्टमर बोलता है नहीं मुझे ये प्रोडक्ट ऐसा नहीं, जैसे मैं आपको इसका एग्जांपल लेता हूँ, रॉल्स रॉयस। रॉल्स रॉयस हमेशा कस्टम गाड़ियां बनाता है, और कस्टम गाड़ियां बनाने में वो बहुत सारी ऐसी चीजें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से करता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसको लेके, बताए। रॉल्स रॉयस में एक आदमी चाहता था, बहुत रईस कोई बिजनेसमैन था, वो ये चाहता था कि रॉल्स रॉयस में इस तरह की रॉल्स रॉयस बने कि उसमें मैं अपना कॉफ़ी का मग रखूं, तो उसमें एक ऐसा कॉफ़ी होल्डर होना चाहिए कि वो कॉफ़ी उसमें से गिरे नहीं। ये एक्चुअल फैक्ट है, आपको हंसी आएगी। अभी रॉल्स रॉयस के पास, वो शोरूम के पास गया कि साहब मुझे कार चाहिए, लेकिन मुझे कार में एक ऐसा कॉफ़ी होल्डर चाहिए जिससे वो कॉफ़ी गिरे नहीं। अब रॉल्स रॉय ने वैसी कार बनाई, और रॉल्स रॉयस को उस कार को बनाने के एक नहीं 2 कार बनानी पड़ी, क्योंकि एक कार को उन्होंने क्रैश टेस्ट करके ये देखा कि अगर क्रैश होता है या एक्सीडेंट होता है तो भी कॉफी नहीं गिरनी चाहिए, प्रोटोटाइप। तो उन्होंने एक कार तो सिर्फ क्रैश टेस्ट के लिए बनाई, और जब वो कार सक्सेसफुली क्रैश टेस्ट पास हो गई, फिर उन्होंने दूसरी कार वैसी की वैसी बना के कस्टमर को दिया। आपको पता है रॉल्स रॉय ने डबल पैसे लिए कंपनी कस्टमर से, एक के नहीं, किसके, 2 के पैसे लिए। जो रॉल्स रॉयस 3 करोड़ की आती, उस कस्टमर को सिर्फ उस कॉफी मग के कारण या उस कॉफी होल्डर के कारण रॉल्स रॉयस 3 करोड़ की नहीं 6 करोड़ की करी, क्योंकि भैया वो क्रैश टेस्ट वाली कार का पैसा भी तो तू ही देगा। नहीं आ रही बात समझ में? तो अगर आपने किस कस्टमर के लिए कोई स्पेशल खर्चा किया है जो कि किसी डिजाइनिंग ड्राइंग किसी का भी पार्ट है, तो आप मुझे बताओ क्या उसे सभी कस्टमर को बांटोगे या वो ही देगा? तो मुझे बताओ ये जो डिजाइनिंग की कॉस्ट है इसको आप क्या मानोगे, इट्स इनडायरेक्ट कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट? ऑफ कोर्स इट इज डायरेक्ट कॉस्ट, बिकॉज आई कैन इजीली आइडेंटिफाई कि भैया ये पैसा मुझे किससे लेना है। बाकी लोग बोलेंगे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कॉफी गिरे नहीं गिरे हम पोंछ देंगे, लेकिन उसके लिए 3 करोड़ नहीं देंगे। है ना? तो बात ये आ रही है कि कॉफी के होल्डर के लिए 3 करोड़ रुपए देना, वो तो कोई बड़ा बिजनेसमैन जिसके पास, मतलब क्या बोलूं मैं, चलो ठीक है अपनी जगह है। अब पॉइंट ये है कि कोई भी देखो पैसा आता है ना तो लोगों का दिमाग भी फिट जाता है। ओके, तो स्पेशल ड्राइंग और डिजाइन जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट होगी। कारण ये है कि साहब ये कस्टमर ही पैसा इसका देगा। सेम कई बार क्या होता है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको मोल्ड्स बनवाने पड़ते हैं। अब देखो अभी वो पता नहीं ना ऑर्डर है कि नहीं है, यार मुझे बताओ, मुझे कस्टमर से तो आज पैसा लेना है, मुझे नहीं पता कि ऐसे ही डिजाइन मुझे वापस कभी काम
अब अगली बार कोई कस्टमर आएगा तो हो सकता है मुझे डिजाइनिंग कॉस्ट ना लगे, तब मैं नहीं लूंगा। लेकिन आज मुझे नहीं पता ना कि वो कस्टमर आगे आएगा कि नहीं आएगा, और उसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशन वही रहेगी जो इसकी है। अगर मान लो उसकी स्पेसिफिकेशन कोई और है तो मुझे फिर नया प्रोटोटाइप बना के करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रॉब्लम ये है कि आज कंपनी छोड़ नहीं सकती कॉस्ट ये सोच के कि आगे जाके कस्टमर आ गया तो क्या, आज तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि पता नहीं ना कि ऐसा रेडीमेड मार्केट कोई अवेलेबल, ऐसा कोई संकी और भी मिलेगा जिसको कॉफी के लिए 3 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देने हो। जी नहीं, एक्चुअली अब इसमें डिपेंड करता है कि मतलब कंपनी का गलती है, कंपनी की इनएफिशिएंसीज है, तो कंपनी ऑफ कोर्स ये पैसा सारा नहीं रिकवर कर सकती। अब आपकी डिजाइन फेल हो गई तो इसलिए फिर कस्टमर पैसा आपको नहीं देगा, वो एक अलग फैक्ट है। जो नॉर्मल कॉस्ट है वही हम ले सकते हैं। अब ये एबनॉर्मल कॉस्ट हो गई क्योंकि आपकी डिजाइन ही फेल हो गई, उसे बोलते हैं संक कॉस्ट। यू हैव इनकर्ड समथिंग बट यू कैन नॉट रिकवर इट फ्रॉम द कस्टमर बिकॉज द कॉस्ट इज कंप्लीटली संक बिकॉज ऑफ द डिजाइन फेलियर। So if there is a design failure and the product, now the product is not practically to use, then company has to bear this loss. Company उसे कभी भी कस्टमर से रिकवर नहीं कर सकती। कारण ये है कि साहब डिजाइन फेलियर हो गया तो कस्टमर इस बात का पैसा क्यों देगा? फिर तो वही क्या करता, मार्केट से किसी से कॉफी मग लाके या कुछ करके 2-4 ट्रायल एंड एरर वही करके कुछ ना कुछ कर लेता। तो एक्चुअली कस्टमर आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आप उनको प्रोडक्ट डिलीवर करोगे। अब उसके बाद आप उसमें कितना डिजाइन कॉस्ट ये सब करते हो, वो फिर एक देखना पड़ेगा कि क्या खर्चा कस्टमर जस्टिफाइबल है लेने के लिए और क्या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं एक और खर्चा होता है मोल्ड्स। मोल्ड्स क्या होते हैं सर? साँचे, जिसको आई थिंक आप लोग केक्स और बेकिंग में यूज करते हो। सर हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं हैं। अगर करते हो तो आपको बताओ, मोल्ड्स और साँचे आते हैं जो अलग अलग बिस्किट्स अलग अलग साइज के होते हैं, जो कि आप यूज करते हो। जैसे अभी वैलेंटाइन पे हार्ट शेप का बहुत लोगों ने खरीदा होगा, यहाँ पे क्लास में भी, कि अपने बॉयफ्रेंड को मैं ऐसे हार्ट शेप का केक जो है वो कटवाऊंगी, है ना? ठीक है, तो किसी ने वो दिल तोड़ने वाला लड़के ने काटा होगा हॉस्टल के अंदर, बोले मेरा तो दिल तोड़ के चली गई तो मैं वो वाला काटूंगा जिसमें एक एरो जा रहा है दिल के अंदर से। अब आपने जो है अलग से, कस्टमर ने एक अलग तरह का डिजाइन के लिए मोल्ड बनवाए, मतलब कंपनी को उस कस्टमर की डिजाइन को कंप्लीट करने के लिए अलग से क्या बनवाने पड़े? मोल्ड्स बनवाने पड़े। आप मुझे बताओ ये कॉस्ट भी डायरेक्ट होगी? क्योंकि जब हम बोल रहे हैं कि साहब डिजाइनिंग कॉस्ट डायरेक्ट है, तो उस डिजाइन के इम्प्लीमेंटेशन के लिए अगर आपको मोल्ड्स बनवाने पड़ रहे हैं तो वो कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? डायरेक्ट ही हो जाएगी कॉस्ट। यस। और बताइए सर, नेक्स्ट कॉस्ट, आप मुझे बताओ इनकम टैक्स को आप कौन सी कॉस्ट मानोगे? इट्स ए डायरेक्ट कॉस्ट और इट्स ए इनडायरेक्ट कॉस्ट? ये ध्यान रखना क्या है? इनडायरेक्ट। हाँ, कैसा पलटा, 1 सेकंड में पलटा। नहीं नहीं नहीं, इसको सुनाई दे गया। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, कई बार होता है पता है, क्वेश्चन आपको एक इल्यूजन में रखेगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट डायरेक्ट इनडायरेक्ट, और आप ये बात ही भूल जाओगे कि क्या चीज कॉस्ट है ही नहीं। तो हमें कॉस्ट शीट जब हम करेंगे पहला चैप्टर, और जब हम उसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे भी देखोगे, अच्छा ये डायरेक्ट है, ये इनडायरेक्ट है, अच्छा डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। अच्छा है, आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग होगी, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा। ऐसा नहीं है, हो सकता है कई सारी कॉस्ट ही नहीं हो, तो इसलिए हमें वो भी दिमाग में ध्यान रखना है कि पहले कॉस्ट भी है या नहीं है। तो ये कॉस्ट ही नहीं है, जब ये कॉस्ट ही नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स उसमें डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, ये दिमाग लगाने की वैसे भी जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या कॉस्ट एक कंपनी, आप बताइए मुझे कुछ एग्जाम्पल ताकि मैं बता सकूं डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा। जी, डेप्रिसिएशन क्या होगा? वेरी नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेप्रिसिएशन क्या होगा? एक्चुअली इट्स ए इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? हाँ, जनरल एजम्पशन में बताता हूं क्यों, समझना। लेज इज यूजिंग ए फ्रायर, ओके, दैट फ्रायर इज यूज फॉर फ्राइंग ऑल टाइप ऑफ स्नैक्स। एक कॉमन मशीन है जहाँ पे 10 तरह के स्नैक्स जो हैं वो बन रहे हैं। अब जैसे ही एक मशीन में एक फ्रायर थोड़ी देर के लिए चला और बंद हो गया, मुझे बताओ एक लॉट से मैं डेप्रिसिएशन कितना लो? मशीन में लिखा हुआ आ जाएगा मैं इतनी डेप्रिशिएट हो गई? नहीं। आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ, आपको पूरे साल भर का एस्टिमेशन लगाना पड़ेगा कि साल भर में मैं कितना प्रोडक्शन करूंगा। किया नहीं है, करूँ, क्योंकि भैया कॉस्टिंग तो आज करनी है, मैं आज प्रोडक्शन स्टार्ट कर रहा हूं, 10 दिन हुए, साल चालू हुए। अब मैं कैसे फाइंड आउट करूं कि इस लॉट को बनाने में, जो मैंने 1 घंटे के अंदर लॉट बनाया है, इसमें मैंने कितना डिप्रिशिएट कर दी मशीन? इसके लिए बताया मुझे क्या करना पड़ेगा? आप बताओ क्या करेंगे? मुझे पहले पहले तो पूरे मशीन की लाइफ निकालनी पड़ेगी कि मशीन कितने साल चलेगी।
मेरे को मशीन की कॉस्ट तो पता है, चलो ठीक है, मैंने साल भर का डिप्रेशन भी निकाल लिया, मुझे पता है मशीन साल भर इतनी चलेगी। अब भैया उससे मेरे को ये निकालना पड़ेगा कि मेरा साल भर का प्रोडक्शन कितना होगा, वो भी इस प्रोडक्ट का नहीं, सारे प्रोडक्ट का। फिर उसमें मुझे ये भी निकालना पड़ेगा कौन सा प्रोडक्ट कितना मशीन कंजम्पशन करता है। हो सकता है किसी में मशीन कंजम्पशन ज्यादा हो, किसी में मशीन कंजम्पशन कम हो, किसी में टाइम ज्यादा लगता हो, किसी में टाइम। तो भैया ये इजीली ट्रेसेबल कहाँ हुआ? और आप जो ये ट्रेस कर रहे हो, ये कोई एक्चुअल बेसिस पे ट्रेस कर रहे हो या एक एस्टिमेशन लगा रहे हो? तो भैया ऐसे तो मैं फिर हर चीज़ का एस्टिमेशन लगा लूंगा, रेंट का भी लगा लूंगा, किराया साल भर में इतना देने वाला हूँ, साल भर में इतना प्रोडक्शन करूंगा तो फिर 1 यूनिट का रेंट इतना हो गया। साल भर में मैं मैनेजर को सैलरी इतनी देने वाला हूँ, मैं साल भर में इतना प्रोडक्शन करूंगा तो 1 यूनिट का मैनेजर का सैलरी इतना हो गया। मैं साल भर में सुपरवाइजर को इतना दूंगा, साल भर में इतना प्रोडक्शन करूंगा तो 1 यूनिट का इतना हुआ। ये सब एक्चुअल नहीं, ये सब क्या है? एस्टिमेटेड। मैं चाह रहा हूं कि आप वो कॉस्ट बताओ जो आपको पता है कि एक्चुअली कितनी लगी है। ये जो सब हम एस्टिमेशन कर रहे हैं एक्चुअली इनडायरेक्ट कॉस्ट है, तभी एस्टिमेशन करना पड़ रहा है। अगर वो डायरेक्ट कॉस्ट होती तो आपको एस्टिमेशन करने की जरूरत नहीं होती। तो आप डेप्रिसिएशन को एक एस्टिमेट बेसिस पे ही निकाल पाओगे कि एक प्रोडक्ट पे कितना लगा है। तो ये डायरेक्ट नहीं हुआ, ये क्या हो गया? इनडायरेक्ट। मशीन प्रोडक्ट बनते ही अगर मुझे पता होता है कि भैया मशीन इतनी कंज्यूम हो गई है तो मैं बोलता है कि डायरेक्ट कॉस्ट है। वो नहीं हो सकता। वो पता है कब हो सकता है? जब मैं मशीन को किराए पे किसी स्पेशल काम के, नहीं समझ पा रहे हो आप? एक कस्टमर ने बोला साहब मुझे इस तरह का काम चाहिए, वो मशीन ही मेरे पास नहीं है, मेरे को उसके लिए मशीन बाहर से किराए पे। अब बताओ मशीन का किराया डायरेक्ट होगा इनडायरेक्ट होगा? क्योंकि मुझे पता है इस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मैं किराए पे लाया था, वापस कर दूंगा, तो ये जो किराया है ये मुझे इस कस्टमर से लेना है। तो बताओ ये कॉस्ट इनडायरेक्ट हो गई या डायरेक्ट हो गई? डायरेक्ट हो गई। तो अगर आप डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हो तो आप उसे डायरेक्ट नहीं प्रूव कर पाओगे और करने में आपको अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्लांट हायर चार्जेस है, आपको मशीन किराए पे लानी पड़ी किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए, तो फिर ये क्या हो जाएगी? डायरेक्ट कॉस्ट। व्हाट अबाउट स्टोरेज कॉस्ट? स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल, स्टोरेज ऑफ फिनिश गुड्स, स्टोरेज ऑफ WIP, मतलब जो भी स्टॉक मेरे पास में उसकी स्टोरेज कॉस्ट है, ऑफकोर्स इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। कारण ये है कि पहली बात, कंपनी जो स्टोरेज यूज कर रही है उसका खर्चा पर यूनिट नहीं होता है। पर यूनिट कब होगा? जब आपने किसी और का स्टोरेज यूज किया। आज मान लो लेस को अपना आलू बाहर स्टोर करके रखना पड़ रहा है और उसको पता है जब मैं 1 किलो आलू स्टोर करके रखता हूँ, मान लो उसको लेस को ये पता है कि मेरा जो इन्वेंट्री पीरियड है वो 15 दिन का है। मतलब जब से मैं आलू खरीदता हूँ और मैं आलू को यूज करता हूँ इसके बीच में 15 दिन तक का गैप रहता है, तो मुझे 15 दिन के लिए आलू को स्टोर करके रखना पड़ता है। और 1 किलो आलू को स्टोर करने में 15 दिन में मुझे 5 रुपए की कॉस्ट आ जाती है। अब ये कॉस्ट डायरेक्ट हो गई क्योंकि मुझे 1 किलो आलू से ट्रेस कर सकता हूँ कि मेरे को कितना स्टोरेज कॉस्ट उस आलू को स्टोर करने में लग रहा है। लेकिन आपका खुद का स्टोरेज है। अब आप वहां पे स्टोरेज पर यूनिट नहीं दे रहे हो, आप वहां पे स्टोर का पूरे साल का रेंट या महीने का रेंट दे रहे हो। आप स्टोर मैनेजर को पूरे महीने की या साल की सैलरी दे रहे हो। वहां का डिप्रिसिएशन जो फ्रीजर्स और अलग चीजों का है वो साल भर का आ रहा है। तो अब ये कॉस्ट फिर डायरेक्ट नहीं होगी, अब ये इनडायरेक्ट हो जाएगी। क्योंकि आप पर केजी या पर यूनिट स्टोरेज कॉस्ट फाइंड आउट कैसे करोगे? क्योंकि साल भर में कितना स्टोर रहने वाला है, कितना साइकिल है, कितना रॉ मटेरियल रहेगा। एक ही रॉ मटेरियल थोड़ी रहेगा, 50 अलग अलग चीजों का रॉ मटेरियल एक ही स्टोरेज के अंदर रहेगा। वो कितना एरिया ऑक्यूपाई कर रहा है, ये सब चीजें इजीली निकाली नहीं जा सकती। कब निकाली जा सकती है? जब मेरा खुद का स्टोर ही नहीं है, मुझे सिंपल किसी और के स्टोरेज में रखना पड़ रहा है। वो मुझसे किराया किस बेसिस पे लेगा? क्वांटिटी वाइज। तो फिर मैं उसे इजीली निकाल सकता हूं कि मुझे मेरे को 1 किलो आलू में 5 रुपए का स्टोरेज आता है। 10 रुपए का आलू मार्केट से पड़ा, मतलब मेरा 1 किलो आलू 15 रुपए का हो गया। 10 रुपए का तो खरीदा, 5 रुपए उसको स्टोरेज में लग गए, तो मेरे को कितने का पड़ा? 15 का। और 1 किलो आलू में 200 ग्राम चिप्स बना देता हूँ, तो ये 15 रुपए की कॉस्ट को मुझे 200 ग्राम चिप्स से बांटनी, ये मैं इजीली निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? लेकिन आप खुद ही स्टोरेज मेंटेन कर रहे हो, खुद ही उसका किराया दे रहे हो, खुद ही उसका मेंटेनेंस दे रहे हो, तो उसे आप फिर इजीली ट्रेस नहीं कर सकते। तो फिर वो क्या हो जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। तो जो भी कंपनी स्टोरेज अपने यहाँ मेंटेन करती है उसके कॉस्ट को हम हमेशा इनडायरेक्ट कॉस्ट ही मानते हैं, क्योंकि वहां पे ये नहीं लिखा हुआ है कि हम पर केजी पे कर रहे हैं। तो अगर आप मान लो स्टोर का रेंट पे कर रहे हो, आपके यहाँ एक स्टोरेज है और आप उसका रेंट पे कर रहे हो, तो फिर ये किसका पार्ट बन जाएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट बन। आ रहा हूँ मैं एक एक करके आ रहा हूँ। एडवर्टीजमेंट और सेल्समैन एक्चुअली डायरेक्ट कॉस्ट की सिंपल है, बनाते समय ट्रेस हो जाए। सब पे आएंगे अपन, पहले बात पे आते हैं। बनाते समय मतलब मैं एक प्रोडक्ट बना, डिजाइन नहीं बना रहा हूँ, प्रोडक्ट बना रहा हूँ। एक प्रोडक्ट बनाते समय ही मुझे पता पड़ जाए कि कौन कौन सी कॉस्ट मुझे इस प्रोडक्ट को बनाने में लगी है। तो पहली बात, बनाने के बाद की कॉस्ट को हम हमेशा क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट। सेलिंग वेलिंग। लेकिन हाँ, इसमें एक अच्छा सवाल आता है, पैकिंग।
पैकिंग कौन सी बात कर रहा हूँ? प्राइमरी पैकिंग। प्राइमरी पैकिंग मतलब लेस चिप्स में हवा भर के जो रैपर है, वो रैपर जो हवा के साथ हमने डाला है, उसके अंदर थोड़े बहुत चिप्स भी डाल दिए, बाकी मेन क्या डाली है? हवा डाली है। वो जो पैकेज है, वो पैकिंग जो है उसकी कॉस्ट को मैं क्या मानूं? जो रैपर में खरीद रहा हूँ, लेस को रैपर किसी और से बनवा के खरीदना पड़ रहा होगा, वो कॉस्ट क्या होगी? डायरेक्ट होगी। ऑफ कोर्स वो 1 यूनिट से इजीली ट्रेसेबल हो सकती है, क्योंकि आज मान लो एक कोल्ड ड्रिंक बनाने वाली कंपनी है, उसको पता है एक टिन मुझे कितने का पड़ता है, एक टिन वो बाहर से बनवाता है तो कितनी इसकी कॉस्टिंग आती है, उसे पता है। तो ये जो पैकिंग कॉस्ट है हमेशा क्या होगी? डायरेक्ट होगी। लेकिन अगर हम बात करें रिगार्डिंग एडवर्टीजमेंट, तो ये कॉस्ट किस में जाएगी? इनडायरेक्ट कॉस्ट। क्योंकि आप इसे पर यूनिट कैसे ट्रेस करोगे? पहली बात तो इसे पर यूनिट भी ट्रेस नहीं कर सकते। दूसरी ये बात है कि ये कॉस्ट बनाते समय नहीं लगेगी, ये कॉस्ट बेचते समय लगेगी। तो बनाने के बाद वाली सारी कॉस्ट को हम हमेशा वैसे भी क्या मानेंगे? इनडायरेक्ट ही मानेंगे। ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है या आउटवर्ड है? लाने का है या जाने का है? लाने का है। लाने का ट्रांसपोर्टेशन रॉ मटेरियल कॉस्ट में जुड़ जाएगा। 10 रुपए किलो आलू पड़ता है, लाने में 2 रुपए लगते हैं, मेरे लिए आलू की कॉस्ट 12 रुपए है। और जाने का ट्रांसपोर्टेशन इनडायरेक्ट कॉस्ट है, क्योंकि वो बेचने में लग रहा है, तो वो कॉस्ट वैसे भी कहाँ जाएगी? इनडायरेक्ट के अंदर। तो अभी इसमें और डिस्कशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो हम कल डिस्कस करेंगे। कल हम इसमें और अच्छी चीज़ें पढ़ेंगे। मैं आपको अलग अलग एलिमेंट्स और बताऊंगा, क्या होता है प्राइम कॉस्ट, क्या होता है ओवरहेड्स, क्या होता है मटेरियल, और एलिमेंट्स भी क्या क्या होते हैं, सब डिस्कशन हम कल करेंगे। सो बाकी बातें हम कल के लिए रखते हैं। आज का क्लास हम यहीं पे कर रहे हैं फिनिश। थैंक यू सो मच, enjoy, good day, bye bye, thank you। yes गौतम बोलिए। डायरेक्ट कॉस्ट कैन नॉट बी मैन्युपुलेटेड